नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल लोन मुद्दा पर। और आज का टॉपिक है मार्च क्लोजिंग। बहुत दिन से मैं सुन रहा हूँ मार्च के महीने में मार्च क्लोजिंग और फाइनेंस और बैंक वालों को तो बहुत ही परेशानी है मार्च क्लोजिंग में। तो आज का टॉपिक हम मार्च क्लोजिंग रखे हैं। मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद ये वीडियो तैयार किया है, तो आप लोग साथ में बने रहिए और अंत तक देखिए मार्च क्लोजिंग होता है क्या, हर क्या चीज़ है। तो 1 अप्रैल 31 मार्च तक का समय जो वित्तीय वर्ष कहलाता है, फाइनेंशियल ईयर, हर कोई यह सोचता है कि साल जनवरी से शुरू होता है और फाइनेंस ईयर का 1 अप्रैल से। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक बहुत कम लोगों ने जानना चाहा, न जानने की कोशिश की। अगर आप जानना चाहते हो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का समय वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर क्यों कहलाता है, तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसके ऊपर बनाए हुए। लेकिन हम लोग जो फाइनेंस वाली स्टाफ है, जो फाइनेंस में काम करते हैं, उनके लिए मार्च क्लोजिंग क्या होता है, इसके ऊपर मैंने ये टॉपिक बनाया हुआ है। तो आप देखिए, आपको क्या लगता है इस बारे में को बताइए। मार्च क्लोजिंग के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मार्च के माह में सभी बैंक, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस या फाइनेंस कंपनी के ऊपर या एम्प्लॉय के ऊपर इतना प्रेशर क्यों रहता है। अब पूरे साल भर का समय मार्च का प्रेशर क्यों बन जाता है, उसे सब जानते हैं। जो प्रेशर है ना मार्च का, वो 2 शब्द में डिवाइड है, टारगेट और अचीवमेंट। बहुत देर तक रिसर्च करने के बाद मात्र 2 शब्द मिला मुझे, टारगेट और अचीवमेंट। पूरा मार्च में और पूरा साल भर में सिर्फ 2 ही शब्द सुनने को मिलता है, टारगेट और अचीवमेंट। टारगेट और अचीवमेंट शब्द के बारे में बताने की ज़रूरत किसी को नहीं है, क्योंकि जो बंदा या बंदी बैंकिंग या फाइनेंस लाइन में काम करते हैं या सेल्स में काम करते हैं किसी प्रकार को, उसको दिन में 50 बार सुनना पड़ता होगा कि टारगेट क्या है, सेल्स क्या है और अचीवमेंट क्या है। बैंकिंग क्षेत्र के जानकारों का कहना यह है कि अगर टारगेट अचीव करने से परफॉर्मेंस अच्छा माना जाता है। आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपका बॉस का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, और आपका बॉस का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपका ब्रांच का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। ब्रांचों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा जो वो ब्रांच चला रही है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपकी तरक्की होगी, आपकी बॉस की तरक्की होगी, आपको बोनस मिलेगा और प्रमोशन होगा। यही तो चाहते हैं सभी लोग। ये टारगेट और अचीवमेंट परफॉर्मेंस किसके लिए होता है, मार्च में सब चीज़ क्यों क्लोजिंग किया जाता है, तो ये सब चीज़ है बिजनेस। बिजनेस किसका, हमारे और आपके मालिक, अन्नदाता, जिन्होंने हमें नौकरी दिया और जो हमको रोजी रोटी दे रहा है। फिर मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि उनको भी कहीं से टारगेट होता होगा क्या। मैंने सुना था कि बैंक या फाइनेंस कंपनी आरबीआई से लोन लेते हैं, जो वहाँ से रजिस्टर होते हैं। मैंने बहुत इंटरनेट सर्च किया, गूगल सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, तो आरबीआई ने लोन लिया है या आरबीआई ने बैंकों को टारगेट दिया है क्या। लेकिन लोन में टारगेट नहीं होता, टेनओवर होता है, जो महीने होता है, जो उनको वापस करना होता है पैसा, उसका महीने होता है। जो कंपनी के पास पैसा होता है वो तो पैसे से पैसा कमाना चाहेगा। फिर मैं कैलकुलेट करने बैठा कि बाकी फाइनेंस कंपनियों का लोन बांटने से फ़ायदा होता है या नुकसान। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक एमएफआई, तो एक स्टाफ माइक्रो फाइनेंस से काम करता है जिसका सैलरी होता है 1.5 लाख सालाना। वो अपने मालिक को कितना कमा के देता है, वो स्टाफ दिन भर फील्ड में काम करता है और महीने का 11 लाख रुपये डिसबर्स करता है। एक महीने में 11 लाख 2% में, तो साल भर में 11 लाख का 12 गुना कर लेते हैं, 1,32,00,000। और 2% ब्याज अगर हम लेते हैं उसका साल का, तो 2,64,000 रुपये होता है। तो एक बंदा एक साल में 1,32,00,000 रुपये बांटता है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसका रिपेमेंट करता है, तो साल भर का ब्याज 2,64,000 होता है। अगर एक साल में एक स्टाफ को 1.5 लाख सैलरी दिया जाए और 2,64,000 रुपये वो ब्याज कमा के दे रहा है अपने मालिक को या अपने कंपनी को, तो जितना वो कमाता है, जितना उसको सैलरी मिलता है, उससे डबल वो कमा के एक साल में दे देता है। जबकि हर लोन आजकल 1.5 साल या 2 साल का बनता है। तो अगर लोन का पूरा पेमेंट वापस आता है तो एक बंदा साल भर में 2 साल में उसको अपने मालिक को कितना कमा के दे देता है, आप कैलकुलेट खुद से कर सकते हैं। ये तो एक सैलरी माइक्रो फाइनेंस स्टाफ की सैलरी का और उसके डिसबर्स का, और डिसबर्स के बाद उसका वापस रिपेमेंट का, और रिपेमेंट से ब्याज का। तो सोच लीजिए कि माइक्रो फाइनेंस में या फाइनेंस में स्टाफ लोग कितना मेहनत करते हैं, और फिर भी एक स्टाफ को मार्च में सबसे ज़्यादा काम उसी को करना पड़ता है। तो मार्च क्लोजिंग में एमएफआई का या फाइनेंस का स्टाफ साल भर एवरेज काम करके डिसबर्स करता है, तो भी अपनी सैलरी से ज़्यादा वो कमा के देता है। अप्रैल से 31 मार्च तक अगर वित्तीय वर्ष है और कोई स्टाफ अगर 6 महीने में अपना साल भर का टारगेट पूरा कर देता है,
तो क्या उसकी कंपनी उसको 6 महीने बैठा के पैसे देगी या बोलेगी कि काम मत करो भैया, आपका टारगेट हो गया? ऐसा नहीं है साहब। माइक्रो फाइनेंस वाले स्टाफ या किसी फाइनेंस वाले स्टाफ को पूछो, वो अपना टारगेट महीने में कर भी लेगा तो उसको पूरा महीने के पूरा दिन काम करना पड़ेगा। साल भर का टारगेट 6 महीने में कर लिया तो उसको 6 महीने और काम करना पड़ेगा। अगर मार्च हुआ तो उसको ये बोल के काम करवाया जाएगा, भैया मार्च है, मार्च क्लोजिंग है, काम करके देना पड़ेगा, चाहे उसका टारगेट हुआ हो या ना हुआ हो। काम तो काम होता है, काम तो करना पड़ता है। मार्च क्लोजिंग ना पैसे से पैसे कमाने वाले लोगों के लिए है, जो एक से ब्याज में पैसा उठाकर दूसरों को ज़्यादा ब्याज में पैसा बांटते हैं। बाकी किराना वाले, सब्जी वाले, इनके लिए क्या मार्च और क्या अप्रैल। इससे एक बात तो साबित होती है कि काम हो या ना हो, मार्च में तो क्लोजिंग करना और क्लोजिंग का प्रेशर रहेगा ही। क्या लगता है मार्च क्लोजिंग के बारे में, मुझे कमेंट करके बताएं। अगला वीडियो कलेक्शन के ऊपर रहेगा, तो अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरे वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।